Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good Good morning, morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. ओके तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज के बचे हुए 2 क्वेश्चंस। कल तो छुट्टी मान ली आप लोगों ने, मतलब मैंने दे दी थी, मजे मार लिए होंगे। हाँ, संडे एंजॉय किया होगा अच्छे से। पढ़ाई वढ़ाई भी करी या सारे दिन बस मस्ती? बोलो। सर आज से एग्जाम फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। फिर तो सही मौके पे आपको छुट्टी मिल गई, कल अच्छे से तैयारी करने का टाइम मिल गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से अपन पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए ना। हमारा मेन टारगेट क्या है बताओ? हमारा मेन टारगेट क्या है? ये कोचिंग लेने का, ये ट्यूशन पढ़ने का, इतनी मेहनत करने का, ऑनलाइन क्लासेस, हमारा मेन टारगेट क्या है पता है? हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हम क्यों कर रहे हैं, एक हमारा मेन लक्ष्य है वो है, अभी से नोट डाउन कर लेना बेटा, अभी से ये लक्ष्य बना लो, क्लास 10th बोर्ड्स। क्या लक्ष्य है हमारा? क्लास 10th। क्लास 9th में पीरियोडिक टेस्ट में थोड़े बहुत कम मार्क्स आ जाए चलेगा, कौन पूछता है। फाइनल एग्जाम में भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कौन पूछता है? कभी कोई पूछता है बेटा तेरी क्लास 9th में कितनी परसेंटेज बनी थी? पूछता है क्या कोई बेटा? बताओ, आज तक पूछा है किसी ने? कहीं भी कभी भी आपने सुना हो कि आपसे पूछा हो कि क्लास, या किसी से भी पूछा हो कि यार 9th में कितनी परसेंटेज बनी थी? कोई नहीं पूछता। हर कोई क्या पूछता है? क्या पूछता है? बोलो क्या क्लास पूछ? 10th 10th में कितनी बनी थी वो बता। तू कहेगा नहीं सर मेरी 9th में 99 बनी थी। अरे मेरे को नहीं मतलब है 9th में 99 बनी हो, 10th में कितनी बनी थी? सर 10th में तो 59 ही बनी थी। आ गई ना बात सामने? 9th में 99, 10th में 59। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? 10th की परसेंटेज को, ना कि 9th की। 9th में बोले 100% स्कोर कर लो ना, कोई नहीं पूछता। तो अभी जो पीरियोडिक टेस्ट है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, कि सर ने कहा है छोड़ ही दो। ऐसे मत कह देना किसी को कि सर ने, ट्यूशन वाले सर ने कहा है छोड़ दो तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ना तो है। ये जो भी कर रहे हैं ना, ये अभी 9th की जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग हो रही है 10th बोर्ड की। ये ट्रेनिंग हो रही है 10th बोर्ड की। समझ में बात? तो पढ़ना तो है, धीरे धीरे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है। लेकिन जो बीच बीच में जैसे स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, इनसे घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत तैयार करके जाना है, जो भी हमारी नॉलेज है, और अच्छे से एग्जाम देना है बस। इतना ज्यादा उससे वो नहीं होना है कि सर हमारा आज एग्जाम है, तो आप, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर मत पढ़ाओ, वो चैप्टर पढ़ाओ। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे को तो एक चैप्टर हमेशा एक बार पढ़ाना है और एक बार रिवीजन कराना है, चाहे से उसको पहले पढ़ा दूं, उसको बाद में पढ़ा दूं। क्योंकि क्या, स्कूल्स होते हैं, एक ही स्कूल के बच्चे तुम लोग होते नहीं हो, 2-3 स्कूल्स के होते हो। अब कभी किसी के पीरियोडिक चल रहे हैं, कभी किसी के पीरियड। अब सबके पीरियोडिक के हिसाब से अगर पढ़ाने लगेंगे तो हमारा कोर्स ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? सबके अगर पीरियोडिक के हिसाब से, यस सर। अगर एक स्कूल के Yes, sir. पीरियोडिक खत्म हुए, दूसरे के शुरू हो जाएंगे, फिर वो कहेगा सर मेरे पीरियोडिक चल रहे हैं, मेरी वाला चैप्टर पढ़ाओ। फिर उसके खत्म होंगे तो पता चला जो पहले वाले के पीरियोडिक फर्स्ट थे, उसके सेकंड पीरियोडिक आ गए, वो कहेगा सर अब मेरे सेकंड आ गए। तो फिर हम कोर्स ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसीलिए पीरियोडिक टेस्ट को देना है, अच्छे से देना है, पढ़ाई करनी है, हार्डवर्क करना है। बट उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है? उसको साइड में रख के कि हाँ पढ़ा हुआ है आपने, वैसे भी सब कुछ तो पढ़ा हुआ रहता ही है, बस रिवाइज करके ही जाना है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म करते हैं 15th एंड 16th क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 25a² माइनस 35a+12, और सेकेंड वाले में 35y² प्लस 13y-12, ये क्या है? ये एरिया है। ये क्या है? ये एरिया है। किसका है साहब एरिया? रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है वैसे फॉर्मूला वाइज? पता होगा आप लोगों को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है? कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, दैट मीन्स ये जो भी चीज है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब उसमें से लेंथ क्या क्या हो सकती है और ब्रेड्थ क्या क्या हो सकती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब ऑब्वियसली एरिया भी पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो लेंथ भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म में ही आएगी, एंड ब्रेड्थ भी पॉलिनोमियल फॉर्म में ही आएगी। वो चीज तो क्लियर है, ठीक है ना? एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आएगी, एक। तो आपको ये पता लगाना है कि लेंथ और ब्रेड्थ में मैं क्या क्या रख सकता हूं, ताकि मेरा एरिया ये आ जाए जो उधर गिवन है। लेंथ एंड ब्रेड्थ में मैं पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या क्या रख सकता हूँ? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताओ क्या क्या रख सकते हो, ताकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक मैं करके बताता हूँ, एक होमवर्क हो जाएगा। देखो, स्टार्ट राइटिंग। here area of rectangle is given as क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25a² पॉलिनोमियल फॉर्म में है, -35a + 12। 25a² -35a + 12 लिख लिया? लिख लिया सबने? यस अब अपने को इस एरिया को स्प्लिट करना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ में, और पता लगाना है कि लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। दैट मींस एक तरीके से इक्वेशन ऐसा बन गया, कैसा बन गया? इसको फैक्टराइज करो, 2 फैक्टर्स में इस तरह का इक्वेशन बना नहीं बना? यस सर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसकी फैक्टराइज फॉर्म आपको लिखनी है। इस तरह का क्वेश्चन ये बन चुका है, समझ में आया ना? अब हम जैसे फैक्टराइज करते थे, क्या करते थे? एक खिड़की खोल लेते थे राइट साइड में, ठीक है, a+b a×b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टराइज करते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक ही तो है, ठीक है। यस सर। a+b की जगह क्या लिखूंगा? पहले तो उनके कोएफिशिएंट छांट लो। इसका कोएफिशिएंट है 25, इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? -35, एंड इसका कोएफिशिएंट 12 का 12। तो a+b की जगह तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता है बताओ? और a×b की जगह क्या आ जाता है? a×b की जगह क्या आता है बोलो? सर दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीपल। दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यानी 12 × 25, 12 × 25 करो, कितना आएगा? 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 24 एंड 6 30, 300 हो जाएगा। करके देखो। यस सर। ठीक है, तो यानी कि यस सर। ये तो सारा रफ वर्क था, फेयर कर लेते हैं। a+b आ गया मेरा -35, और a×b इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 300। अब आपका मेन टारगेट इस क्वेश्चन को तो एक बार के लिए तो भूल जाओ, हाल फिलहाल इसको कहो कि तू चुप रहे, तू साइड में बैठा रहे, अभी तेरे से बात करते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि आपको 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर आता है -35, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है 300। तो ये 2 नंबर्स कौन से होंगे वो आपको सोचने हैं, ए और बी कौन से होंगे? सोचो, स्टार्ट करो सोचना, कौन से वो 2 नंबर्स होंगे? सर 25 और 12। 25 और 12। 25 और 12 बेटा 35 कहाँ होते हैं? 37 होते हैं, 37 होते हैं। मल्टीप्लाई और प्लस दोनों पे जस्टिफाई होने चाहिए वो। दूसरा सोचो, दूसरा सोचो। आया सोचने में? अब देखो, कई बार क्या होता है, नंबर्स बड़े होते हैं, जैसे अभी आपकी बार बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इतना इजीली नहीं सोचने में आता, जैसे अभी आपको भी इतना इजीली सोचने में नहीं आ पा रहा है। तो फिर हम क्या करें सर, बड़े नंबर्स में क्या करें? तो देखो, रफली हम 300 को, जो प्रोडक्ट है ना, उसको फैक्टराइज करो। रफली करना 300 को फैक्टराइज, 2 से 150, और बोलो, बोलते जाओ। 2 फिर अब किससे जाएगा? 3 3 से कितनी बार जाएगा? 25। 25 अब किससे जाएगा? 5 5 से कितनी बार? 5 बार। 5 5 लास्ट में 5 से 1 बार। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 300 का फैक्टराइज फॉर्म है 2 × 2 × 3 × 5 × 5, राइट?
अब क्या sir. करना है आपको इसमें से, अब इसमें से आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखो, आप दो ग्रुप में इन फैक्टर्स को डिवाइड करो तो आप कैसे भी डिवाइड कर लो, प्रोडक्ट तो 300 आएगा ही आएगा ना। मान लो कि ये 3 आपने इधर रख दिए, 2 × 2 × 3, और ये 2 आपने यहाँ रख दिए, तो भी जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो 300 आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा यस नहीं सर। आएगा? अच्छा, अगर आपने बदल के लिखे, आपने ग्रुपिंग थोड़ी सी अलग कर दी, कैसे कि सर मैंने तो क्या करा, 2 × 2 × 5, ये तो इधर रखा एक ग्रुप में, और बचे हुए 3 × 5 इधर रखा, तो भी जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तब प्रोडक्ट तो 300 आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। यस सर। तो प्रोडक्ट की तो टेंशन ही खत्म हो गई मेरी, प्रोडक्ट की तो टेंशन ही खत्म हो गई, कैसे भी ग्रुपिंग कर लो प्रोडक्ट तो 300 आएगा। अब दूसरी टेंशन ये है कि ग्रुपिंग ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों का सम -35 आए। तो अब आप केवल और केवल सम पे फोकस करो, प्रोडक्ट तो 300 आना ही आना है। तो अब आपका नेक्स्ट टास्क ये हो गया कि इसमें से कौन से ऐसे दो ग्रुप बनाऊं जिनका सम -35 होता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 × 2 × 3 को इधर ले जाऊं, तो 2 × 2 × 3 कितना होता है, करना जरा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और 5 × 5 को मैं यहाँ ले जाऊं, यानी 25। तो 12 एंड 25 का प्रोडक्ट तो 300 होना ही है, प्रोडक्ट तो सोचो ही मत, होगा ही होगा। लेकिन इनका क्या सम -35 हो रहा है कि वो फोकस करो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये तो पहले उसने भी बताया, No. भी हर्ष नहीं हो रहा है। तो अब आपको ग्रुपिंग चेंज करनी पड़ेगी, कुछ भी कर सकते हो आप, कैसे भी ग्रुपिंग करो। तो मैं थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, 2 × 2 × 5 को इधर लेके आओ एक बार, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20, और 3 5 जा 15। 15। हो गया काम, हो गया काम। Yes, sir. और प्रोडक्ट तो 300 आना ही आना है, वैसे भी आना है, करके देख लो, जैसे 20 × 15। सर ये माइनस में आना चाहिए, लेकिन माइनस -35। दोनों को माइनस कर दो, अरे दोनों को माइनस कर दो यार, -20 -15 -35, नहीं समझे? यस सर। दोनों को अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और दोनों को नेगेटिव को प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यस सर। मिल गए दो नंबर्स। तो इस तरीके से हम बड़े नंबर्स को सॉल्व करते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, -20 एंड -15। और क्लास 10th में ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करने हैं हमको, बड़े बड़े नंबर्स ही आएंगे वहां पे, -20 एंड -15। चलिए फिर स्प्लिट कर दीजिए, splitting the middle term we get, splitting the middle term we get area equal to, देखो 25a² को स्प्लिट नहीं करना है, -35a को 2 में स्प्लिट कर देना है, तो -20a एंड -15a +12, समझ में आया ना? -35a को 2 यस सर। टर्म्स में स्प्लिट कर देना है, -20a क्योंकि यहाँ पे -20 आया था पहला नंबर, और -15 क्योंकि दूसरा नंबर -15 है। ए लगा देना क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है। अब क्या करते हैं इसके आगे, सब जानते हो, सर बोलो। कॉमन, कॉमन लेते हैं, शुरू के दो और कॉमन आखिरी के लेते दो हैं। में से, शुरू के दो या ना आखिरी के दो में से कॉमन ले। तो शुरू के दो में से क्या कॉमन आया, 25a² और 5a। 5A. 5a, तो 5a कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा वो भी बताओ। 5a - 5A 4। minus 4, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ट्रेंड पहचानो, जो अंदर बचा है उसमें पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ट्रेंड है। तो आगे भी यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, नेगेटिव पॉजिटिव का ट्रेंड है, तो यानी कि कोई भी माइनस का नंबर कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सके। समझ में आया? sir -3. तो -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन लेते ही ये 5a + 4, ओ सॉरी -4, माइनस। हाँ -4। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर है ना कि यहाँ पे -3 कैसे पता चलता है कि सर -3 लेना है, +3 क्यों नहीं ले सकता था मैं? अगर ट्रेंड वही चल रहा है प्लस माइनस, अगर यहाँ पे भी मान लो ये प्लस होता और ये माइनस होता तो मैं फिर +3 लेता, लेकिन ट्रेंड उल्टा हो गया, यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है प्लस माइनस, और अगले जो दो टर्म्स है वो है माइनस प्लस, तो इनको उल्टा करना पड़ेगा ना प्लस माइनस की फॉर्म में, तो इसीलिए माइनस का नंबर कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यस सर। अगेन 5a - 4 कॉमन, और अब बचा क्या, 5a - 3 हो गए फैक्टराइज। यस सर।
ये लाइंस तो मैंने समझाने के लिए लिखी थी। हाँ, हो गया सब बच्चों? सेटराइज समझ में आया? शिकी समझ में आया? कर चुके हैं वैसे हम ये 4th एक्सरसाइज में, अगर आपको ध्यान हो तो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अपन ने फैक्टराइज किया भी था, उसी का रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। तो यानी कि मेरे दो फैक्टर्स आ गए हैं 5a-4 इंटू 5a-3, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ है। अब आपकी इच्छा है, चाहो तो लेंथ इसको लेके ब्रेड्थ इसको ले लो, तो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ यही पॉलिनोमियल आ जाएगा जो गिवन है। और आपकी इच्छा है चाहे से ब्रेड्थ इसको लेके लेंथ इसको ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, नीचे लिख दो, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी लिख सकते हो आप, या फिर ब्रेड्थ इंटू लेंथ भी लिख सकते हो। तो यानी कि पहली वाली चीज लेंथ भी हो सकती है या ब्रेड्थ भी हो सकती है, और जो दूसरी वाली चीज है वो ब्रेड्थ भी हो सकती है और लेंथ भी हो सकती है। सो वी कैन से दैट, सो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, अब क्वेश्चन की भाषा लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा था गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, सो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the length and breadth of the rectangle are एक तो है 5a-4 एंड दूसरा क्या है 5a-, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है। किसी भी एक को लेंथ मान लो, किसी भी एक को ब्रेड्थ मान लो। ठीक है, क्लियर है? पीछे आंसर मैच करो। यस सर। सही है? यस सर। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट होमवर्क हो जाएगा, इसी का सेकेंड वाला पार्ट सेम टू सेम वही करना है ना? ठीक है, 16th क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट में। अब उसने क्या कह दिया, रेक्टेंगल से बना दिया क्यूबॉइड। सर एक बार पीछे का दिखाना सर, नोट भी करें सर पूरा। नोट करो, कहाँ से रह गया? सर आखिरी करें। हाँ करो जल्दी। हो गया नोट डाउन? यस सर हो गया। हो गया ना? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसने क्या कर दिया, रेक्टेंगल से बना दिया क्यूबॉइड। क्या डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में? देखो रेक्टेंगल बनता है ऐसे, सब जानते हैं, और क्यूबॉइड पता है किससे बनता है? रेक्टेंगल से ही बनता है बनने में। तो ये जैसे पहले रेक्टेंगल उठाया, और रेक्टेंगल जो था 2 डायमेंशनल था, लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसको 3 डायमेंशनल बना दो, इसमें एक डायमेंशन और जोड़ दो, इसमें एक डायमेंशन और जोड़ दो, हाइट, तो ये बन गया आपका क्यूबॉइड। समझ में आया? दिस इज यस रेक्टेंगल सर। एंड दिस इज क्यूबॉइड। तो बनता उसी से ही है, बस इसमें ये 2 डायमेंशनल है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही आता है, ये 3 डायमेंशनल है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी आती है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स, ठीक है, आपके क्लास का डस्टर, ये सब क्यूबॉइड्स हैं, है या नहीं है? यस सर। अरे आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा भी क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है ना उसमें, ये नहीं है? यस सर है। ठीक है, आपका कबर्ड, अलमारी, कबर्ड जिसमें आप अपने कपड़े या कुछ भी बिलोंगिंग्स रखते हैं, वो भी एक क्यूबॉइड है या नहीं है?
और तो और अभी जो आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं ये मोबाइल फोन भी क्यूबॉइड है, हालांकि उसकी हाइट जो उसकी थिकनेस है वो बहुत कम है, 1 या 2 इंच की उसकी थिकनेस है, लेकिन है तो वो भी क्यूबॉइड ही। भाई ये थिकनेस थोड़ी सी कम होगी, मान लो ये थिकनेस जो होगी किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, पर है तो वो भी क्यूबॉइड ही है या नहीं है? ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? तो अब क्यूबॉइड जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है वैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। क्या होता है? कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर आएगा तो उसका एरिया नहीं होगा, उसका क्या होगा? क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। Volume. वॉल्यूम। ठीक है ना? अभी 13th चैप्टर आएगा हमारा, इसी साल आएगा, उसमें हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, कोण, सिलेंडर, बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना? तो वहां पे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा समझ लो ऊपर ऊपर से कि एक 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम होता है। तो जब एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है। तो Yes. अब हमको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में वॉल्यूम गिवन है, आपको इनको 3 फैक्टर्स में स्प्लिट करना है और आपको बताना है पॉसिबल एक्सप्रेशंस। क्यूबॉइड के जितने भी डायमेंशन होते हैं 3 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इसमें तो क्या हो सकती है और इसमें क्या हो सकती है। समझ में आया क्वेश्चन? वो स्प्लिट करना है। बस Yes, फर्क sir. इतना है कि पहले 2 में स्प्लिट करवा रहा था, अब 3 में स्प्लिट करना है, क्योंकि 3 डायमेंशन होते हैं क्यूबॉइड में। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ओके, यस सर। here the volume of the cuboid is given as वॉल्यूम इक्वल टू, पहला क्वेश्चन में वॉल्यूम क्या है, 3x² - 12x। ठीक है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको स्प्लिट करें, तो ध्यान से देखो, आगे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। मान लो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता 10 या 20 कुछ भी होता, या 101 कुछ भी होता, तो फिर वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चलता जैसा पिछले क्वेश्चन में चला। बोलो, वही चलता ना? लेकिन Yes, तीसरा sir. तो टर्म ही नहीं है, तीसरा तो टर्म ही नहीं है, दैट मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं चलेगा, उल्टा उससे आसान प्रोसेस चलेगा, उल्टा उससे भी आसान प्रोसेस चलेगा। अब केवल आपको इन दोनों में से कॉमन देखना है, क्या है? बोलो, इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से 3x 3x बचा, क्या अंदर क्या बचा? x X आगे minus 4. x-4। x ठीक है, खत्म हो चुका है, क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। ध्यान से देखो, आपने 3 फैक्टर्स निकालनी है। अब आप कहोगे सर मुझे तो 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं। मेरी नजर से देखो, मुझे 3 फैक्टर दिख रहे हैं। एक फैक्टर को 3 भी तो मान सकते हो, एक को x, तीसरा x-4। भाई इसको मैं फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकता, 3 फैक्टर्स की फॉर्म में, 3 इंटू एक्स इंटू x-4। Yes, sir. ठीक है, तो एक आ गई लेंथ, एक आ गई ब्रेड्थ, एक आ गई हाइट। एंड वी नो दैट, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे थी नहीं। एंड वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, अब ये कैसे भी स्प्लिट हो, मतलब इधर उधर प्लेस हो सकता है, ब्रेड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट कर लो, हाइट इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ कर दो, कैसे भी कर लो, है ना? तो यानी कि लेंथ भी इनमें से कोई भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी इनमें से कोई भी हो सकती है, एंड हाइट भी इनमें से कोई भी हो सकती है। तो मैं लिख दूंगा, सो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन की भाषा में ही हम जवाब देते हैं। क्वेश्चन की भाषा क्या थी? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, सो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर आर 3, दूसरा है x और तीसरा है x-4। खत्म, पीछे से आंसर मैच करो। सही है क्या? Yes, sir. अच्छा, ये 3 जो हैं यही इसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ।
लेकिन ये 3 भी हो सकते हैं। होने में तो ये भी हो सकता है, मान लो मैं 3 को 3/2 लिख दूं और इसको 2x लिख दूं, अभी भी तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना। तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट केस पॉसिबल एक्सप्रेशन आप बता सकते हो। यही 3 है, ऐसा कोई गारंटी नहीं हो गई है ना। लेकिन ये 3 भी हो सकते हैं। इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करने बैठेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, तो वॉल्यूम वही मिलेगा जो हमको गिवन है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन वैसे तो होमवर्क है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ वहीं पे क्वेश्चन के अंदर ही। देखो, आप एक चीज नोटिस करो, है तो ये 3 टर्म्स। अब आप कहोगे सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीका अपना लो, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी 3 टर्म्स हो तो 3 टर्म्स में से पहले ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो तीनों टर्म में के कॉमन है या नहीं है, बताओ। Yes, sir. तो पहले यस सर। पहले के को बाहर निकालो। अच्छा, के क्यों? 4k कॉमन है, मैं कहूंगा 4 भी तो कॉमन है तीनों में ही। Yes, Yes, sir. sir. तो पहले 4k बाहर निकालो। बोलो 12k y² में से 4k बाहर गया तो अंदर क्या बचा? 3y²। So 3y. 3y²। ठीक है, आगे बोलो अगले टर्म में प्लस 8ky में से 4k गया, क्या कॉमन बचा? 2y. 2k। 2k. 2y। 2k क्यों बचा? 2y। k तो बाहर है ना। y। 2y माइनस 20k में से 4k गया, क्या बचा? 5. 5. 5। माइनस अब अब जो अंदर चीज बची है इसको करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 में किया। अब जो अंदर टर्म बची है उसको क्या कर दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अपने आप कर लेना। तो यहाँ से 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक फैक्टर बाहर 4k को मान लेना, हो गए 3 फैक्टर्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट के। समझ आया? Yes, sir. समझ आया? 3 फैक्टर्स ही तो चाहिए आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट के। एक तो पहले निकाल दिया आपने 4 के बाहर, अब इसको स्प्लिट कर सकते हो ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 2 फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे। एक हो जाएगा लेंथ, कोई सा भी इन 3 में से, एक हो जाएगा ब्रेड्थ एंड एक हो जाएगा क्वेश्चन होमवर्क में, बताओ। Yes, यस sir. सर। ठीक है, सो दैट्स इट। आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लास्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आप एक एक करके अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो पूछना स्टार्ट करिए, बिकॉज कल हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। उससे पहले अगर कोई मन में कोई डाउट या कोई उलझन आ रही है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप पूछ सकते हैं सर एक एक। 2.4 में सर फिफ्थ वाले का बता दो सर। 2.4 में फिफ्थ वाले का क्या बताना है? एक सर ये मिनट, कैसे हुआ सर ये? एक मिनट रुको। 2.4 में फिफ्थ वाला, अच्छा 2.4 में फिफ्थ वाला मैंने होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन करवाया था और बाकी क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। उसमें आप आए थे पहले तो ये बताओ, उस क्लास में आप मौजूद थे? नो सर। तो क्लास में मौजूद नहीं थे तो मैं बताऊंगा भी नहीं और बता सकता भी नहीं हूँ। अगर क्लास में मौजूद नहीं थे तो अगले दिन वीडियो क्यों नहीं देखा? बोलो, सेम डे ही देखना चाहिए था। क्लास में मौजूद क्यों नहीं थे पहले तो सर ये बताओ। एक बार सर इसका कोई सा भी एक बता दो सर, फिर मैं हम कर लेंगे सर खुद ही। मैं बता तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज, आप पहले मेरी जवाब का जवाब दो। पहले तो ये बताओ क्लास में क्यों नहीं थे, कहाँ गए थे? सर हम्म? आपने उस दिन लिया ही नहीं था सर, हमको पता नहीं सर, आप बोल रहे थे ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए मैं। सर अच्छा, फिर उस हम दिन आप नहीं हमने थे हमारे तो पापा को बताया। हाँ लेकिन फिर लिंक तो आ गई थी ना आपके पास क्लास खत्म होती, या नहीं आई थी? नो सर, हम सर ग्रुप में ऐड नहीं है सर हम। ग्रुप में आप ऐड नहीं हो। उसके अगले दिन भेजी थी जितना मेरे को ध्यान है, मैंने लिंक आपको पर्सनली भेजी थी पर आपने देखी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्लासेस को रेगुलर लेना है। ठीक है, चलो। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 देखो। x³ + 13x² + 32x + 20, देखो कैसे करते हैं। बाकी बच्चे भी देख लो, रिवाइज कर लो बच्चों। क्वेश्चन है 3 वाला। x³, इसको p(x) मान लेता हूँ मैं, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, तो अभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए कहा है उसने क्वेश्चन में, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे इसको तो 3 इसके फैक्टर्स निकलेंगे। ये तो फिक्स है क्योंकि क्यूबिक है तो 3 ही निकलेंगे, बताओ। समझ में आया? यस सर। अगर वो क्यूबिक है तो 3 ही निकलेंगे। अब हमको क्या करना है, पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना है।
हिट एंड ट्रायल मेथड, पहला फैक्टर। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि आप एक काम करो, इसका एक जीरो निकालो। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना हमने शुरू में सीख लिया था। जीरो कैसे निकालते हैं, आप जैसे एक्स की जगह 1 पुटअप करो, देखो ये जीरो बनता है कि नहीं बनता है, फिर आप 2 पुटअप करके देखो, फिर देखो ये जीरो बनता है कि नहीं बनता है, फिर 3 पुटअप करो, फिर -1 देख लो, फिर -2 देख लो। ऐसे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब होता है तुक्का लगाना। तुक्के लगाने वाले मेथड से आप पहला एक जीरो निकाल लो बस, कैसे भी करके, आगे का फिर हम संभाल लेंगे। अब आप कहोगे सर बार बार ऐसे करके देखना पड़ेगा क्या, P(1), P(2) करके तो देखना पड़ेगा, लेकिन रफली करके देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने P(1) किया तो बोलो क्या आएगा, 1 का क्यूब। रफली करके देखना, पेयर में मत करना। 1 का स्क्वायर 32 इंटू 1 + 20, तो ये तो ऑब्वियसली जीरो नहीं बनेगा, मेरे को वैसे ही दिख रहा है, आप सॉल्व कर लेना। 1 का क्यूब +13 14 हो गया, 14 + 20 34, Yes, sir. 34 + 32 कुछ बड़ा ही नंबर बन रहा है, तो जीरो नहीं बनेगा, है ना। P(2) करोगे तो भी सर ये नहीं तो बनेगा। माइनस में आएगा सर, लेकिन आएगा लेकिन अगर आप -1 रखो तो देखना, आप -1 का क्यूब +13 इंटू -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 + 20, अब फिर भी चांसेस हैं। देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 प्लस -1 -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 13 13, 1 और 32 इंटू -1 -32, और लास्ट -32। लास्ट में 20 है। आप पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ो, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ो, जीरो बन गए क्या ये। 33 33 हो गया यस दोनों, सर। हुआ नहीं हुआ। यस सर। तो हम क्या करेंगे, पहले तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने के बाद जिसमें हम सक्सेसफुल हो गए, जिस तुक्के में हम सक्सेसफुल हो गए, इस तुक्के में हम सक्सेसफुल हो गए, इसमें तो नहीं हुए थे, उस तुक्के को फिर हम पेयर करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पुटिंग x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 ही क्यों किया, ये मैं पीछे रफ में करके आके देख चुका हूँ कि -1 से ये इसका जीरो बन रहा है। पुटिंग x इक्वल्स टू -1, P((1) इक्वल टू -1 का क्यूब। जिसमें भी आप सक्सेसफुल हो जाओ उस वाले केस को आप पेयर करो, बाकी सारे केसेस को पेयर मत करो। मान लो आपने 4-5 केसेस करके देखे, पांचवे में अगर आपका जीरो बन रहा है तो थोड़ी ना चारों पांचों केस यहाँ लिखोगे। +20 कई होगे तो 10 केस भी बन जाते हैं, अब तो ना 10 केस यहाँ लिखने बैठोगे, पेपर ही भर जाएगा एक ही क्वेश्चन में। इसको सॉल्व किया -1, इसको सॉल्व किया 13। अब मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, आप स्टेप बाय स्टेप करना एग्जाम में। 32 इंटू -1 -32 + 20, तो ये हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड किया मैंने, 13 + 20 33, नेगेटिव नेगेटिव ऐड किया, -1 -32 -33, विच गिव्स मी 0। तो P((1) से जीरो हुआ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर P((1) इक्वल्स टू 0। सो अगर P((1) 0 है तो x इज इक्वल्स टू -1 इज द जीरो ऑफ Px। ये इसका जीरो बन गया, बोलो अंश। ये तो हमने एक्सरसाइज 1 एंड 2 में भी किया था यस सर। कि जिससे जीरो बन जाए वो वाला नंबर इस P((x) पॉलिनोमियल का जीरो माना जाता है। अब जीरो से फैक्टर कैसे निकालेंगे, जीरो से फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, एक मिनट। हाँ देखो, जीरो से फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। अगर -1 है तो +1 पे फैक्टर बनेगा, अगर +1 है तो -1 पे फैक्टर बनेगा, अगर +2 है तो -2 पे फैक्टर बनेगा, -2 है तो +2 पे फैक्टर बनेगा, -3 पे जीरो है तो +3 पे फैक्टर, और 3 पे जीरो है तो माइनस, उल्टा कर देंगे। तो अगर -1 पे जीरो है तो फैक्टर +1 पे बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा x+1 इज द फैक्टर ऑफ P((x)। तो 3 में से एक फैक्टर तो इस वाले तरीके से निकल चुका है। इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स निकालने थे, पहला फैक्टर क्या निकल चुका है आपका, x+1। ठीक है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है बताओ, जो बच्चे क्लास में मौजूद थे वो बताओ क्या किया जाता है दूसरा और तीसरा फैक्टर निकालने के लिए। देखो वैसे, डिवीजन में। वैसे अब आप कहोगे, कई बच्चों के माइंड में आता है कि सर हिट एंड ट्रायल ही चलने दो ना, एक जीरो निकाला एक और निकाल लेते हैं, ऐसे करके सारे हिट एंड ट्रायल से कर लो। तो करने में तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो दूसरे तीसरे फैक्टर्स बनेंगे ना वो इतने पास पास के नंबर्स नहीं होंगे। जैसे ये तो 1 -1 पे ही हो गया, वो होंगे कोई 10 पे होगा, कोई 11 पे होगा, तो हिट एंड ट्रायल से दूसरे तीसरे जीरोस निकालना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से आपको केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा एक ही नंबर वो करीब का देगा, जैसे +1 -1, तो 2 तुक्कों में आंसर आ जाएगा, तीसरे तुक्के में आंसर आ जाएगा। लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स होंगे वो +1 -1 के आसपास के नहीं होंगे, दूर होंगे,
दूर होंगे तो फिर हम एटेंड ट्रायल से उल्टा उलझ जाएंगे, इसीलिए दूसरे तीसरे फैक्टर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सर क्यों? इसमें तो x-1 फैक्टर है ना, ये जीरो ये है, होता है। मैंने क्या कहा, ये जीरो है। जीरो का उल्टा होता है फैक्टर, और फैक्टर का उल्टा होता है जीरो। अगर x इक्वल्स टू 2 अगर जीरो है तो x माइनस 2 फैक्टर होगा। अगर x इक्वल्स टू माइनस 2 जीरो है तो x प्लस 2 फैक्टर होगा। उल्टा करना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब मुझे बताओ अंश, अगर मैंने कहा 30 का जो एक फैक्टर है 2, तो वो बचा हुआ फैक्टर 15 होगा, तभी तो 2 इंटू 15 30 होगा। बोलो। यस सर। तो ये 15 कहाँ से आया, कैसे आया 15 बताओ। ये 15 कैसे पता लगा पाए आप, बोलो। हम मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई कहाँ किया, डिवाइड किया ना। मैंने कहा 30 का एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर बताओ कैसे निकाला आपने, 30 को 2 से डिवाइड करके। 15 कैसे आया, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आया। यानी ओरिजिनल पॉलिनोमियल को आप उसके एक फैक्टर से डिवाइड करो तो दूसरा फैक्टर मिल जाता है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, ओरिजिनल पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो अगला प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ वी डिवाइड p ऑफ x, ओरिजिनल पॉलिनोमियल p ऑफ x था, उसको उसके फैक्टर से बाय इट्स वन फैक्टर, उसके एक फैक्टर से डिवाइड करो, और एक फैक्टर हमने निकाल लिया है x प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स, ताकि दूसरे फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएं। टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। और लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने सबने सीखा ही है, वही करना है। देखो क्या है पॉलिनोमियल मेरा ओरिजिनल, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। करो डिवाइड, उसके फैक्टर से डिवाइड करना है। क्या फैक्टर आया था उसका, x प्लस 1। कैसे डिवाइड करते हैं बोलो, बोलो कैसे डिवाइड करते हैं। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करूं, पहली टर्म ये, Yes, sir. पहली टर्म, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्या होगा, एक्स X स्क्वायर। square. तो जो भी आंसर आएगा उसको क्वोशंट की पहली टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब ही आएगा, पहली टर्म तो हमेशा सेम आती है। Yes, sir. और फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज Yes, करेंगे, sir. साइन चेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसका साइन बदल चुका है, अब ये प्लस नहीं है, अब ये माइनस है। तो 13x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर खत्म हुआ तो कितने एक्स स्क्वायर बचे, 12x square. 12x स्क्वायर, प्लस का बचेगा प्लस 12x स्क्वायर। बाकी के टर्म्स को एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लो, प्लस 32x प्लस 20। अब प्रोसेस को फिर रिपीट करो, ठीक है। आ जाओ, मीटिंग लीव करके वापस आ जाओ, फिर प्रोसेस को रिपीट करते हैं इसी कोई। ओके बच्चों, प्रोसेस को रिपीट करो, वापस पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, पहली टर्म को पहली टर्म से। अब पहली टर्म कौन सी है, ये प्लस का 12x स्क्वायर, और उधर पहली टर्म कौन सी है, x। डिवाइड कराओ, प्लस का 12x स्क्वायर, यानी प्लस तो सर लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बोलो अंश। सर यहाँ पर सर ये x³ और -x³ तो कट ही जाएगा ना सर। तो कट दिया तो काट दिया ना, क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, सीधे मैंने पहली टर्म ये मानी है ना, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करा है। क्रॉस का मतलब वो कट गया, वो एक्स नहीं है, ऐसे मत ठीक माना है। ये एक्स है, ये कट गया है ना, ठीक है। हाँ, अब पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करवाया तो क्या आया, 12x आ जाएगा, बोलो। Yes. बोलो अंश, यस आएगा नहीं सर। आएगा। यस सर। ठीक है, तो 12x मेरा क्वेश्चन तक गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 12x
हाँ, अब क्या करेंगे, जो भी आंसर आया उसको दोनों डिविजर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। डिविजर की दो ही टर्म्स है, दोनों से मल्टीप्लाई करो। 12x इंटू एक्स, पहली टर्म तो सेम आती है 12x स्क्वायर, और 12x इंटू वन भी सेम ही आ गया 12x। फिर वापस माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, अगेन ये कट गया पहली टर्म, 12x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर खत्म। और यहाँ पे देखो ये तो है 32x, और यहाँ पे ये क्या है -12x, अगेन प्लस वाला साइन यहाँ पे है नहीं, माइनस वाला साइन है। तो 32x में से 12x गए, कितने x बचे, कितने बचे, 20। 20x। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो बचे 20x, और अगली टर्म को एज इट इज कॉपी कर लो 20। वापस प्रोसेस को रिपीट करो एक बार और, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, तो 20x एक बार और रिपीट होगा, और 20। पहली टर्म तो x ही है, वो तो सेम ही रहेगी। उधर डिवीजर की पहली टर्म तो सेम ही रहेगी, x x x, केवल डिविडेंड की पहली टर्म बदलती जाएगी, है ना, हर एक स्टेप में। तो 20x को x से डिवाइड किया तो 20 बचा ओनली, 20। वो मेरी लास्ट टर्म आ गई, क्वेश्चन के ऊपर लिख लो एक बार +20। अगेन वही काम करना है, जो भी आया है उसको उसको डिविजर के सारी टर्म से मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू एक्स 20x, और 20 बन जाए 20, तो 20x प्लस 20 हो जाएगा, करेंगे माइनस, साइन चेंज होगा, ये अब की बार ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सब कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। यस ठीक है। सर। अच्छा, इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा और बचना चाहिए, अगर नहीं बचता है तो आपने गलती की है। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक फैक्टर है उसका, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उसका ही फैक्टर है। तो जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी नंबर को भी अगर आप उसी के फैक्टर से डिवाइड कराओ, तो रिमाइंडर बचेगा क्या। मान लो अभी मैंने 15 को उसके फैक्टर से डिवाइड कराया, जैसे 3 से डिवाइड कराया, तो क्वोशंट ही आएगा 5, रिमाइंडर कुछ आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा ना, बोलो वंश। हाँ सर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। बचता है तो आपने सही किया, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा और कुछ बच रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो दूसरा फैक्टर आ चुका है भाई, पहला फैक्टर तो था ये, दूसरा फैक्टर ये जो ऊपर क्वेश्चन आया, ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया। तो 2 फैक्टर्स में आपने तोड़ दिया है पॉलिनोमियल को, लेकिन अभी भी काम बाकी है, क्योंकि 3 फैक्टर्स में तोड़ना था। मैं लिखता हूँ, सो मेरा जो ओरिजिनल पी ऑफ एक्स था, पहले वही लिख लो एक बार, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये ओरिजिनल फैक्टर था, ओरिजिनल पॉलिनोमियल था। इसका पहला फैक्टर मिला मुझे हिट एंड ट्रायल से x+1, दूसरा फैक्टर मिला मुझे किससे, डिवीजन मेथड से, x² प्लस 12x, और लास्ट में प्लस 20। लेकिन 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो कोई बात नहीं, ये अभी भी 2 में टूट सकता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो, बोलो अंश, ये अभी भी 2 में टूट सकता है। यस सर। किस मेथड से, किस मेथड से, हिडन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भाई क्वाड्रेटिक को तोड़ना तो सबको आता ही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे तोड़ते हैं, वो से वैसे वैसे ही हम इसको तोड़ देते हैं। वही खिड़की खोलेंगे और 2 नंबर सोचेंगे, a+b, a×b, ab, a+b तो हो जाएगा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 12, ए बी हो जाएगा अगल बगल का प्रोडक्ट यानी 21 या 20। बताइए 2 नंबर, काफी आसान आ गया आपकी बार तो, जिसका सम तो हो 12 और प्रोडक्ट हो 20, बहुत इजी है, बताओ कितना टाइम, 10 और 2, 10 और 2 12, और 10 × 2 20। ठीक है, splitting the middle term we get, splitting the middle term we get, तो स्प्लिट करते ही हमारा पी ऑफ एक्स हो जाएगा पहला फैक्टर एज इट इज, दूसरे फैक्टर में एक बिग ब्रैकेट लगाओ क्योंकि अब स्प्लिट करने वाले हो आप, x² एज इट इज, 12x को स्प्लिट कर दिया 10x प्लस 2x, लास्ट में प्लस 20। समझ में आया, ये 12x को मैंने स्प्लिट कर दिया 10x प्लस 2x। क्लियर है, कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे क्या करते हैं अपन, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, जो अपन करते आ रहे हैं, करो x+1, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बचेगा x+10,
बोलो 2x प्लस 20 में से क्या कॉमन आएगा? क्या आएगा बताओ? बोलो अंश, 2x एंड 20 में से क्या कॉमन आएगा? सर 2। 2। वही x प्लस 10 बचेगा। वापस x प्लस 10 एंड x प्लस 10 में से x प्लस 10 कॉमन आ गया, ठीक है, और बचता है x प्लस 2। अब आप ये बिग ब्रैकेट हटा दो और आपका काम हो चुका है, आपने 3 फैक्टर्स में इसको तोड़ दिया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1। तो ओरिजिनली मेरा पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था ये वाला, उसको मैंने फाइनली मैंने 3 फैक्टर्स में तोड़ दिया। इससे ज्यादा ये स्प्लिट हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर से फिर छोटी पॉलिनोमियल होती नहीं है, कांस्टेंट में हमको बदलना नहीं है। तो ये लीनियर 1 2 3, ये 3 फैक्टर्स में हमने इसको तोड़ दिया, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये फैक्टराइज हो चुका है। समझ में आया अंश? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। प्रोसेस नंबर 1 क्या किया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकाल लो। एक फैक्टर कैसे निकलेगा? पहले एक जीरो निकालो और जीरो का उल्टा ही फैक्टर होता है, ठीक है, पहला प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने उस एक फैक्टर से जो हमने निकाला है उससे डिवाइड किया, उससे क्या हुआ, एक क्वोशंट मिला, क्वोशंट ही दूसरा फैक्टर है, और दूसरे फैक्टर को फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने तोड़ दिया, टोटल 3। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब आगे के लिए सब बच्चे ध्यान दो, अंश आप भी ध्यान दो और बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनो। आगे से आपकी कोई भी क्लास मिस होती है, आप नहीं आ पाते हो किसी भी कारण से, XYZ नहीं आ पा रहे हो क्लास में, तो आपका दायित्व बनता है कि आपका, वैसे तो वीडियो भेज दी जाती है ना, अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, उसमें आप ग्रुप में नहीं हो, वो सारे चीजें आपको खुद को मैनेज करनी है। आप किसी फ्रेंड से वीडियो लो या फिर आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आज की वीडियो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं क्लास में नहीं था या नहीं थी। तो आपको वीडियो लेके उस दिन का वीडियो सेम डे ही देखना है। डाउट क्लास में मैं ऐसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था अंश, याद रखना। क्योंकि देखो जितनी देर में मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया उतनी देर में 4 बच्चे कुछ 8-10 डाउट पूछ लेते। डाउट क्लास का मतलब क्या होता है? डाउट पूछना, क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं। आपने कहा सर मुझे क्वेश्चन सोल्व कराओ, तो ये चलो पहली बारी था, मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करा दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। समझ गए सब बच्चे? यस सर। क्योंकि इससे क्या है, औरों का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। बाकी बच्चे तो क्लास में थे, उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती कि वो उस दिन क्लास में आए थे, उन्होंने तो उस दिन भी किया अभी भी किया, तो उनका टाइम वेस्ट हुआ। उनको हो सकता है उनके भी कुछ डाउट्स होते हैं, तो पूरा क्वेश्चन नहीं करवा सकते हम डाउट क्लास में। और क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आपका मिस हो गया था, इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्लास मिस करते हैं तो आपको वीडियो देखनी है, वीडियो देख के सेम डे या उसके अगले दिन ही पूछना है कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं है, बताओ। ऐसे नहीं पूरा चैप्टर खत्म हो गया और फिर कोई उठ के आया कि सर मुझे तो मैं उस दिन आया नहीं था वो समझाओ। मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट यस कर रहा हूँ, सर। मैं नहीं समझाऊंगा। आप लोग बच्चे नहीं हो, मैच्योर बच्चे हो चुके हो, अब 9th क्लास में आ चुके हो, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। हर चीज अपन टीचर एंड पेरेंट्स पे नहीं थोप सकते कि हाँ टीचर एंड पेरेंट्स बाद में समझा देंगे। पहली बात तो क्लास मिस नहीं करनी है, मिस हो गई तो आपका दायित्व बनता है सेम डे ही सेम काम खत्म करना है, अगले दिन पे पेंडिंग ही नहीं छोड़ना है। चलिए अब फटाफट से बच्चों, और कोई किसी का डाउट हो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला डाउट नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा माइंड में डाउट आ रहा है तो बताओ सर, कि सर ये इस क्वेश्चन में वो किसी स्टेप में डाउट आ रहा हो, इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे आए, बताइए। और कोई डाउट नहीं है इन केस तो आप लीव कर सकते हैं, टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, कल हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। बोलो बच्चों, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, एक ही बार में समझ जाते हैं ना। बोलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंश, बताओ अंश, और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, हितेंद्र आपको कोई डाउट है और? नो। शिखी आप बताओ बेटा, कोई डाउट है? इस चैप्टर में तो आप स्टार्टिंग से ही बैठे हो, तो इस चैप्टर का टेस्ट तो आप अच्छे से दे पाओगे है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो। सौम्या आप बोलो बेटा। नो सर। यश आप बताओ। नो सर। एंड श्रेष्ठ तो आ ही नहीं रहा है, श्रेष्ठ का फिर बाद में देखते हैं। चलो ठीक है,
तो फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो लीव कर लेते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। सबको अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।